मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया के इस ओलंपिक्स से अलग कुछ दिन पहले मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल टैली में हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल रही है। देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम है पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशिल माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी। साथियों, आज मन की बात में मैंने इन युवा विजेताओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। ये सभी इस समय फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्ते साथियों, मन की बात में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? हम ठीक है सर। अच्छा साथियों, मन की बात के जरिए देशवासी आप सभी के एक्सपीरियंसेस जानने को बहुत उत्सुक है। मैं शुरुआत करता हूं आदित्य और सिद्धार्थ से। आप लोग पुणे में हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूं। ओलंपियाड के दौरान आपने जो अनुभव किया उसे हम सभी के साथ शेयर कीजिए। मुझे मैथ्स में छोटे से इंटरेस्ट था। मुझे 6th स्टैंडर्ड में प्रकाश सर एक टीचर ने सिखाया था और उन्होंने मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट बनाया था। मुझे कुछ सीखना मिला और मुझे करने का अपॉर्चुनिटी मिला था। आपके साथी का क्या कहना है? मैं सिद्धार्थ हूँ, मैं पुणे से हूँ। मैं भी क्लास 12 पास किया हूँ। ये मेरा 2nd टाइम था IIMO में। मुझे भी छोटे से बहुत इंटरेस्ट था मैथ्स में और आदित्य के साथ जब मैं 6th में था प्रकाश सर ने हम दोनों को ट्रेन किया था और बहुत हेल्प हुआ था हमको। और अभी मैं कॉलेज के लिए CMI जा रहा हूँ और मैथ्स एंड CS परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताया गया है कि अर्जुन इस समय गांधीनगर में है और कनव तो ग्रेटर नोएडा के ही है। अर्जुन और कनव, हमने ओलंपियाड को लेकर जो चर्चा की, लेकिन आप दोनों हमें अपनी तैयारी से जुड़ा कोई विषय और कोई विशेष अनुभव अगर बताएंगे तो हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा। नमस्ते सर, जय हिंद। मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। जय हिंद अर्जुन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी मदर श्रीमती आशा गुप्ता फिजिक्स की प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मेरे फादर श्री अमित गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जब एक परिवार में कोई सदस्य एक ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है तो केवल उस सदस्य का संघर्ष नहीं होता, पूरे परिवार का संघर्ष होता है। एसेंशियली हमारे पास जो हमारा पेपर होता है उसमें हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स के लिए 4.5 घंटे होते हैं, तो एक प्रॉब्लम के लिए 1.5 घंटा। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना समय होता है। तो हमें घर पे काफी मेहनत करनी पड़ती है, हमें प्रॉब्लम्स के साथ घंटों लगाने पड़ते हैं। कभी कभार तो एक प्रॉब्लम के साथ 1 दिन या यहाँ तक कि 3 दिन भी लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन प्रॉब्लम ढूंढनी होती हैं। हम पिछले साल की प्रॉब्लम ट्राई करते हैं और ऐसे जैसे हम धीरे धीरे मेहनत करते जाते हैं
उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, जो ना कि हमें मैथमेटिक्स में बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में मदद करती है। अच्छा, मुझे कनौत बता सकते हैं कि कोई विशेष अनुभव हो इस सारी तैयारी में, कोई खास जो हमारे नौजवान साथियों को बड़ा अच्छा लगे जान करके? मेरा नाम कनक तलवार है। मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैथ्स मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है और मुझे बचपन से मैथ्स बहुत पसंद है। बचपन में मेरे पिता मुझे पजल्स कराते थे, जिससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने ओलंपियाड की तैयारी 7th क्लास से शुरू की थी, जिसमें मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया। ये ओलंपियाड HPCSE कंडक्ट कराता है और ये एक 5 स्टेज प्रोसेस होता है। पिछले साल मेरा टीम में नहीं हुआ था और मैं काफ़ी करीब था और ना होने पर बहुत दुखी था। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, और सफ़र मायने रखता है, सफलता नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। सफ़र मायने रखता है, सफलता नहीं, और हमें सक्सेस मिलते रहेगा अगर हम अपने सब्जेक्ट से प्यार करें और जर्नी को एंजॉय करें। तो कहना, आप तो मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हो और बोलते हैं ऐसे जैसे आपको साहित्य में भी रुचि है। जी सर, मैं बचपन में डिबेट्स और ओरेटिंग्स भी करता था। अच्छा, अब आइए हम आनंदो से बात करते हैं। आनंदो, आप अभी गुवाहाटी में हैं और आपका साथी रुशील आप मुंबई में हैं। मेरे आप दोनों से एक क्वेश्चन है। देखिए, मैं परीक्षा पे चर्चा तो करता ही रहता हूं और परीक्षा पे चर्चा के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी मैं स्टूडेंट से संवाद करता रहता हूं। बहुत से छात्रों को मैथ से इतना डर लगता है, नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। आप बताइए कि मैथ से दोस्ती कैसे की जाए? सर, मैं रुशील माथुर हूँ। जब हम छोटे होते हैं और हम पहली बार एडिशन सीखते हैं, हमें कैरी फॉरवर्ड समझाया जाता है, पर हमें कभी ये समझाया नहीं जाता कि कैरी फॉरवर्ड होता क्यों है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, हम ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता कहाँ से। मेरा मानना ये है कि मैथ्स एक्चुअली एक सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक कला है, और इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर हम सब मैथमेटिक्स में एक नया क्वेश्चन जोड़ दें, तो ये क्वेश्चन है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों होता है। आई थिंक इससे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट बढ़ सकता है लोगों का, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम समझ नहीं पाते, उससे हमें डर लगने लगता है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि मैथ्स, सब सोचते हैं एक बहुत लॉजिकल सा सब्जेक्ट है, पर इसके अलावा मैथ्स में बहुत क्रिएटिविटी भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी से ही हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोच पाते हैं, जो ओलंपियाड्स में बहुत यूजफुल होते हैं। और इसलिए मैथ ओलंपियाड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है मैथ्स के इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। आनंद, कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते पीएम जी, मैं आनंद खैरव गुवाहाटी से। मैं भी अभी 12वीं कक्षा पास किया हूँ। यहाँ के लोकल ओलंपियाड में 6 और 7 में करता था, वहाँ से जी हुई। ये मेरी दूसरी आईएमओ थी। दोनों आईएमओ बहुत अच्छे लगे। मैं रुशील जो कहा उससे मैं सहमत हूँ, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिन्हें मैथ से डर है उन्हें धैर्य की बहुत जरूरत है। कि हमें मैथ जैसे पढ़ाया जाता है, क्या होता है, एक फार्मूला दिया जाता है, वो रटा जाता है, फिर उस फार्मूला से ही 100 सवाल ऐसे करने पड़ते हैं, लेकिन फार्मूला समझे कि नहीं वो नहीं देखा जाता। सिर्फ सवाल करते जाओ, फार्मूला भी रटा जाएगा, और फिर एग्जाम में अगर फार्मूला भूल गया तो क्या करेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि फार्मूला को समझो, जो रुशील कहा था, फिर धैर्य से देखो। अगर फार्मूला ठीक से समझे तो 100 सवाल नहीं करने पड़ेंगे, 1-2 सवाल से ही हो जाएंगे, और मैथ्स को डरना भी नहीं है। आदित्य और सिद्धार्थ, आप जब शुरू में बात कर रहे थे तब ठीक से बात हो नहीं पाई। अब इन सारे साथियों को सुनने के बाद आपको भी जरूर लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहते होंगे। क्या आप अपने अनुभव अच्छे ढंग से शेयर कर सकते हैं? बहुत सारे दूसरे देशों से इंटरैक्ट किया था, बहुत सारे कल्चर्स से, और बहुत अच्छा था दूसरे स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करने के, और बहुत सारे फेमस मैथमेटिशियंस से। हाँ आदित्य, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उधर हमें उन्होंने बर्थ सिटी को घुमा के दिखाया था, उधर बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिखे थे और पार्क्स लेके गए थे, और हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी लेके गए थे, तो ये बहुत अच्छा अनुभव था। चलिए साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस प्रकार के खेल के लिए काफी फोकस एक्टिविटी करनी पड़ती है, दिमाग खपा देना पड़ता है,
और परिवार के लोग भी कभी कभी तंग आते हैं कि ये क्या गुणा भाग करता रहता है। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने देश का मान बढ़ाया है, नाम बढ़ाया है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट से बात करके आनंद आ गया। मन की बात से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मैथ्स के इन युवा महारथियों को सुनने के बाद दूसरे युवाओं को मैथ्स को एंजॉय करने की प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब मैं उस विषय को साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आपने चराई देऊ मैदान का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो अब आप ये नाम बार बार सुनेंगे और बड़े उत्साह से दूसरों को बताएंगे। असम के चराई देऊ मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराई देऊ मैदान आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है? चराई देऊ का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के शव और इनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप से मैदान में रखते थे। मैदान टीले नुमा एक ढांचा होता है जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है और नीचे एक या उससे ज्यादा कमरे होते हैं। ये मैदान अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य लोगों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ये तरीका बहुत यूनिक है। इस जगह पर सामुदायिक पूजा भी होती थी। साथियों, अहोम साम्राज्य के बारे में दूसरी जानकारियां आपको और हैरान करेगी। 13वीं शताब्दी के शुरू होकर यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। इतने लंबे कालखंड तक एक साम्राज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है। शायद अहोम साम्राज्य के सिद्धांत और विश्वास इतने मजबूत थे कि उसने इस राजवंश को इतने समय तक कायम रखा। मुझे याद है कि इसी वर्ष 9 मार्च को मुझे अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक महान अहोम योद्धा लसित बोरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला था। इस कार्यक्रम के दौरान अहोम समुदाय आध्यात्मिक परंपरा का पालन करते हुए मुझे अलग ही अनुभव हुआ था। लसित मैदान में अहोम समुदाय के पूर्वजों को सम्मान देने का सौभाग्य मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब चराई देऊ मैदान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का मतलब होगा कि यहां पर और अधिक पर्यटक आएंगे। आप भी भविष्य के अपने ट्रैवल प्लान्स में इस साइट को जरूर शामिल करिएगा। साथियों, अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है प्रोजेक्ट परी। अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा।
ये परी स्वर्ग की कल्पना से नहीं जुड़ी, बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। आप देखते होंगे सड़कों के किनारे, दीवारों पर, अंडरपास में बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई दिखती हैं। ये पेंटिंग्स और ये कलाकृतियां यही कलाकार बनाते हैं जो परी से जुड़े हैं। इससे जहां हमारे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता बढ़ती है, वहीं हमारे कल्चर को और ज्यादा पॉपुलर बनाने में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए। यहां देश भर के अद्भुत आर्टवर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में कुछ अंडरपास और फ्लाईओवर पर भी आप ऐसे खूबसूरत पब्लिक आर्ट देख सकते हैं। मैं कला और संस्कृति प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वे भी पब्लिक आर्ट पर और काम करें। ये हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने की सुखद अनुभूति देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात रंगों की, ऐसे रंगों की जिन्होंने हरियाणा के रोहतक जिले की 250 से ज्यादा महिलाओं के जीवन में समृद्धि के रंग भर दिए हैं। हथकरघा उद्योग से जुड़ी ये महिलाएं पहले छोटी छोटी दुकानें और छोटे मोटे काम कर गुजारा करती थी, लेकिन हर किसी में आगे बढ़ने की इच्छा तो होती ही होती है। इसलिए इन्होंने उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने का फैसला किया और इस ग्रुप से जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली ये महिलाएं आज लाखों रुपए कमा रही है। इनके बनाए बेड कवर, साड़ियां और दुपट्टों की बाजार में भारी मांग है। साथियों, रोहतक की इन महिलाओं की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में कारीगर हैंडलूम को लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। चाहे ओडिशा की संबलपुरी साड़ी हो, चाहे एमपी की माहेश्वरी साड़ी हो, महाराष्ट्र की पैठणी या विदर्भ के हैंड ब्लॉक प्रिंट्स हो, चाहे हिमाचल के बुटीकों के शॉल और ऊनी कपड़े हो, या फिर जम्मू कश्मीर के कनी शॉल हो, देश के कोने कोने में हैंडलूम कारीगरों का काम छाया हुआ है। और आप ये तो जानते ही होंगे, कुछ ही दिन बाद 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। आजकल जिस तरह हैंडलूम उत्पादों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो वाकई बहुत सफल है, जबरदस्त है। अब तो कई निजी कंपनियां भी एआई के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है। कोशा एआई, हैंडलूम इंडिया, डी जंक, नोवा टैग्स, ब्रह्मपुत्रा फेबल्स, ऐसे कितने ही स्टार्टअप भी हैंडलूम उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने में जुटे हैं। आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को #MyProductMyPride के नाम से सोशल अपलोड करें। आपका ये छोटा सा प्रयास अनेकों लोगों की जिंदगी बदल देगा। साथियों, हैंडलूम के साथ साथ मैं खादी की बात भी करना चाहूंगा। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो पहले कभी खादी के उत्पादों का उपयोग नहीं करते थे,
लेकिन आज बड़े गर्व से खादी पहनते हैं। मुझे ये बताते हुए भी आनंद आ रहा है, खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सोचिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए। और जानते हैं खादी की बिक्री कितनी बढ़ी है? 400%। खादी की, हैंडलूम की ये बढ़ती हुई बिक्री बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बना रही है। इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है। मेरा तो आपसे फिर एक आग्रह है, आपके पास भांति भांति के वस्त्र होंगे और आपने अब तक खादी के वस्त्र नहीं खरीदे तो इस साल से शुरू कर लें। अगस्त का महीना आ ही गया है। ये आजादी मिलने का महीना है, क्रांति का महीना है। इससे बढ़िया अवसर और क्या होगा खादी खरीदने के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। अगर किसी के पास ड्रग्स से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी भी है तो वो इसी नंबर पर कॉल करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा भी कर सकते हैं। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। मेरे प्यारे देशवासियों, कल दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। भारत में तो टाइगर्स, बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सब बाघों से जुड़े किस्से कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। जंगल के आसपास के गांव में तो हर किसी को पता होता है कि बाघ के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहना है। हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां इंसान और बाघ के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती, लेकिन जहां ऐसी स्थिति आती है वहां भी बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। जन भागीदारी का ऐसा ही एक प्रयास है कुल्हाड़ी बंद पंचायत। राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान बहुत दिलचस्प है। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहां के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। साथियों, महाराष्ट्र का ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बाघों के प्रमुख बसेरों में से एक है। यहां के स्थानीय समुदायों, विशेषकर गोंड और माना जनजाति ने इको टूरिज्म की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने जंगल पर अपनी निर्भरता को कम किया है ताकि यहां
बाघों की गतिविधियां बढ़ सकें। आपको आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई की पहाड़ियों पर रहने वाले चेंचू जनजाति के प्रयास भी हैरान कर देंगे। उन्होंने टाइगर ट्रैकर्स के तौर पर जंगल में वन्य जीवों के मूवमेंट की हर जानकारी जमा की। इसके साथ ही वे इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की निगरानी भी करते रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहा बाघ मित्र कार्यक्रम भी बहुत चर्चा में है। इसके तहत स्थानीय लोगों को बाघ मित्र के रूप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बाघ मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति न बने। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी हैं। मैंने यहां कुछ ही प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन मुझे खुशी है कि जन भागीदारी बाघों के संरक्षण में बहुत काम आ रही है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भारत में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। आपको ये जानकर खुशी और गर्व का अनुभव होगा कि दुनिया भर में जितने बाघ हैं, उनमें से 70% बाघ हमारे देश में है। सोचिए, 70% बाघ। तभी तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कई टाइगर सेंचुरी है। साथियों, बाघ बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें भी सामुदायिक प्रयासों से बड़ी सफलता मिल रही है। पिछले मन की बात कार्यक्रम में आपसे एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। यहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़े और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। इस अभियान से जुड़कर आपको अपनी मां और धरती मां दोनों के लिए कुछ स्पेशल कर पाने का एहसास होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है। तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्रेज भी दिखता है। आपने गौर किया होगा, जब कॉलोनी या सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानी हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। इसे लेकर अब तो तरह तरह के इनोवेशन भी होने लगे हैं। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे
अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप माईगोव या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा सुझावों को 15 अगस्त के संबोधन में कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के इस एपिसोड में आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। अगली बार फिर मिलेंगे। देश की नई उपलब्धियों के साथ, जन भागीदारी के नए प्रयासों के साथ आप मन की बात के लिए अपने सुझाव जरूर भेजते रहें। आने वाले समय में अनेक पर्व भी आ रहे हैं। आपको सभी पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ मिलकर त्योहारों का आनंद उठाएं। देश के लिए कुछ न कुछ नया करने की ऊर्जा निरंतर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।